जी न्यूज के न्यूज एंकर आज हमारे सामने है अशर आलम। आपसे सवाल है, न्यूज़ चैनल्स किसी की हिमायत और मुखालफत क्यों करते हैं? आम लोगों के लिए अगर आप बताएं, इतना बड़ा इदारा लिफाफे पे नहीं चल सकता। देखिए आप ARY चलता था, इमरान खान पे चलता था, और जियो इमरान खान की मुखालिफ कभी नहीं था। हाँ, वो बात है, इमरान खान साहब की मुताबिक नहीं चल रहा था। आप अगर किसी न्यूज़ चैनल को ये बताओ कि मेरी खाली सीटों को भी भरा हुआ दिखाओ, तो ये कैसे दिखाएगा? एप्स्टीन फाइल देख के तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं दुनिया में सब कुछ हो सकता है। लेकिन एप्स्टीन फाइल देख के मुझे ये भी एहसास होता है कि कितने एप्स्टीन पाकिस्तान में घूम रहे हैं। मैं आपको नाम दुनिया में घूम रहे हैं। नहीं सर, बात यह है कि हम ना इमरान खान साहब से मुझे इख्तलाफ क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अखलाकियात के आला मेयार का दावा करके ना काम कुछ नहीं किया। खान साहब के दौर में क्या नहीं हुआ? माँ बहनों की गालियाँ का ट्रेंड किसने शुरू किया? PTI ने। इस वक्त वॉर चल रही है बिटवीन इसराइल एंड ईरान, उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ मिडल ईस्ट और यहाँ पड़ रहे हैं, वो आपके ख्याल में क्या क्या है? मुझे लगता है 5-10 दिन नहीं तो महीने में चीजें सेटल हो जाएंगी और सेटल होनी भी चाहिए। कितना लड़ लेंगे आप? लेकिन अभी जो झटका आया है, इस झटके से बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हुकूमत फायदा उठा रही है। नून लीग की गवर्नमेंट ने आवाम को कुछ दिया नहीं दिया, लेकिन इन ऑयल कंपनीज को 72 बिलियन रुपीस का फायदा पहुंचाया 2 दिन में। वन वर्ड आपने डिस्क्राइब करना है। शेख रशीद, अवामी सियासत। हुमायूं सईद, अब तो बात करो। हामिद मीर, आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है उसकी भी खबर। आसिफ अली जरदारी, आवाम के लिए भी सियासत करें। बिलावल भुट्टो। तुम्हारे बस का नहीं। दुनिया का निजाम खबरों से चलता है, खबरों का निजाम स्पेशली न्यूज से चलता है, न्यूज चैनल से चलती है। और चैनल्स में पाकिस्तान अगर नाम ले तो उसमें जियो न्यूज। जी न्यूज के न्यूज एंकर आज हमारे सामने है अशर आलम। कैसे हैं आप? और मैं बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक न्यूज एंकर अब तो हो गया। अच्छा, साबिक न्यूज एंकर हो गया, बट लेकिन शनाख्त तो है आपकी माशाल्लाह और रहेगी। यू स्पेंड 20 इयर्स बहुत सीखा विद न्यूज एंड बेस से आपने बेसिक जॉब से शुरू करके आपने वहाँ बुलंदियां देखी जो था। अभी तो लॉट ऑफ बुलंदियां येट टू कम इंशाल्लाह। और अभी तो मिडिल ऑफ योर करियर है और अभी लॉन्ग वे टू गो। अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान है आपका आगे? अभी तो अपने सोशल मीडिया पे फोकस कर रहा हूँ। मेरे लोग के नाम से मेरा सोशल प्लेटफॉर्म है, उस पर ही फोकस कर रहा हूँ। मेरे लोग की थीम क्या है? सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। बस इसके पीछे बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है जी। हाँ, वो कहानी अपनी जगह, लेकिन शुरू करने के बाद क्योंकि मैंने ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ पे ही बात की, इस पे शुरू में डिफरेंट चीज़ें की लेकिन उस पर भी फिट था। लेकिन उसके बाद जब सोशल इश्यूज़ से पिछले 2-3 साल में इस पर स्टोरीज करनी शुरू की हैं, तो मुझे लगता है कि नाम हर जगह फिट होता है। मैं अगर किसी माली की बात कर रहा हूँ, किसी अच्छे ऐसे कामयाब इंसान की बात कर रहा हूँ जो बिलियनियर बन गया, तो मतलब हर जगह नाम फिट होता है। बाकी नाम की वजूहात कुछ बहुत ही पर्सनल है, तो क्या कह सकते हैं अभी ज़रा वो बयान नहीं कर सकता अभी। जी। तो वो सोशल इश्यूज पे इकरारुल हक वाले फुट स्टेप से चलने का, इकरारुल हसन वाले, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त आदमी, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उस चीज़ पे नहीं कि वो जाके आप लोगों के मुंह में माइक घुसेड़ रहे हैं और ये स्पाइंग वगैरह, मैं समझता हूँ ये सही है, लेकिन अब लोगों में बर्दाश्त भी नहीं रही है। जब भी शायद इकरार साहब ने खुद भी काम रोक दिए। रिएक्शन बहुत खतरनाक आता है, लोग प्रिपेयर होकर बैठे रहते हैं कि अभी आएंगे तो हम इनको देखेंगे। यकीन करें, स्पेशली हम इस वक्त लाहौर में बैठे हुए हैं। कराची में तो अगर आप ये सोचें ना कि किसी के ऊपर आप कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करे किसी इलाके में जाके, तो उसका जिंदा बच के आ जाना बड़े अचंभे की बात होगी। तो ऐसी सूरत में आप देखें, जिन लोगों के नाम इन चीज़ों में बने ना, वो खुद ये काम छोड़ चुके हैं। लेकिन मैं उन चीज़ों पर जिस पे वाकई में ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं होती, फॉर एग्जांपल कल मैं गुलबर्ग लाहौर गया और वहाँ पे KFC और मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग में गाड़ियों की, जब मैंने ऐसी वीडियोस बना के डाली, मैंने कहा एक दिन पहले तो हम कह रहे थे यार 55 रुपये बढ़ गए, एक दिन पहले तो हम कह रहे थे यार इमाम खुमैनी को मार दिया हम गम में, एक दिन पहले तो हम कह रहे थे यार अमेरिका के खिलाफ कोई मज़ाहमत बढ़ानी चाहिए। तो इन चीज़ों का कोई भी असर मुझे ग्राउंड रियलिटी अगर देखी जाए तो नज़र नहीं आया। तो मैं समझता हूँ मैं इसको अच्छाई या बुराई में नहीं ढूंढूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई क्यों, मैं कहूँगा भाई ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको तो रिपोर्ट करो। अब बिल्कुल इसके अगर आप एक्स पोस्ट जाके देख लें, न्यूज़ चैनल्स देख लें, उसके मुताबिक तो लगेगा कि पता नहीं पाकिस्तान की रोड्स पे क्या हो रहा होगा या पाकिस्तानी क्या सोच रहे होंगे। तो मेरा एम ये है कि अगर जियो छोड़ चुका हूँ, अभी अपना प्लेटफॉर्म कर रहा हूँ, आगे अगर किसी नेटवर्क से भी जुड़ता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होगी कि इस तरफ पुश किया जाए कि भाई जो हमारे लोग हैं, जो मेरे लोग हैं, उनकी बात करो, जो ग्राउंड रियलिटी उस पर बात करो। और अगर अपना सोशल मीडिया के जरिए इसको आगे बढ़ाना पड़ा तो उस पर भी यही बात करूँगा। वो बात ना करोगे जो नहीं हो रही। हमारे अनफॉर्चुनेटली न्यूज चैनल्स पे वही दिखाया जा रहा है कि जो हो नहीं रहा। बड़ी मजे की बात की आपने पेट्रोल का और वो रश का। तो हमारे यहाँ तो वो दिया जाता है ना कि जी पहले भी मैं 500 रुपए का पेट्रोल डलाता था, अभी भी 500 का डलाऊंगा, फिक्र की है जानू।
वो एक खास तबका है ना। जी हाँ। अभी देखिए ना, मैं तो कहता हूँ एक V8 वाले को और एक बाइक या राइडर को आप एक कॉस्ट में, एक प्राइस में अगर फ्यूल बेच रहे हो तो इससे बड़ी ज्यादती क्या है। जी हाँ। वो 50,000 का टैंक फुल करा रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो फोन की स्क्रीन से भी नहीं हटता, 50,000 पे कर देता है। वो बेचारा 250, वो 310 315 का फ्यूल या 250 का डलवा रहा है। प्रॉब्लम तो उसके साथ है, लीटर डलवाएगा वो बेचारा। हाँ, तो ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। असल में जो चीज़ें हमें ठीक करनी है ना, हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये बताएं 105 केजी से 75 केजी 20 दिन के अंदर, ये क्या मिरेकल था जो आपने किया था? बिल्कुल, मैंने नहीं किया था, ये कुदरत ने करवा दिया था। और वो कहते हैं ना, जब कुदरत कोई फैसला कर लेना, समझ लें टाइम अच्छा बुरा आने का फैसला हो चुका था। और आप यकीन कीजिए, ये तो बल्कि एक हेल्थ फिटनेस रिलेटेड भी बात हो जाएगी। मैं अपने अर्ली 20s में ब्लड प्रेशर हाई लो दोनों, ऐसा होता था कि दिन के एक वक्त में मैं अगर कहीं बैठ गया हूँ तो वहाँ 2011 में, मैं मुझे याद नहीं आ रहा, मैं 83 की पैदाइश हूँ, उस हिसाब से आप लगा लें। तो मैं भूल गया, अब सही तरह एज याद नहीं आ रही। 27, हाँ 20 में ही होगा, 20s में ही होगा। मैं वाकई में 105 kg था। मैं जब जियो में, असल में जब 2004 में मैं आया था तो एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एज अ साउंड डिजाइनर आया था। जब ये वेट लॉस किया ना, तो अगले ही दिन मुझे लोग जो मिलते थे, जो रूटीन में सलाम दुआ वाले थे, वो यूं ही निकल गए थे। मैंने कहा ये लोग मगरूर हो गए या कोई प्रॉब्लम है, इतना ड्रास्टिक चेंज था। अब मैं किसी को बताता हूँ ना, जैसे आपने कहा भी कि 20 दिन में, तो वाकई में 105 kg से 75 kg में आया था। मैं जिन कपड़ों की ख्वाहिश करता था कि मैं पहनूं, मैं अंकल्स वाले फैशन करने लग गया था अपने 20s में। मुझे वो कपड़े लेने का मौका मिला, मैंने वैसी ड्रेसिंग की। अच्छा हुआ कैसे था? हुआ ये था कि मैं बड़ा मशहूर एक रेस्टोरेंट है, होटल है, जो भी कह लें, ईटॉन के नाम से, जी कराची में, हाँ बड़ा ही मशहूर है। हाँ, तो जियो में जब होता यह था कि बारिश हो गई, MQM की उस दिनों में हड़तालें बहुत होती थी, हड़ताल हो गई, तो खाना आता था, तो ईटॉन से खाना आया। मैंने वो रोल खाया और विद इन मिनट्स मेरे पूरे जिस्म में ऐसा कुछ का रिएक्शन हुआ, मुझे हो गया जॉन्डिस। और छिपकली खिला दी उन्होंने, अब पता नहीं छिपकली खिलाई, मगरमच्छ खिलाया, कुछ था। आप यकीन कीजिए, उसके बाद मैंने समझ लो मौत के मुंह से ही आया। डॉक्टर कहते हैं आप काले यारकान की तरफ चले जाओगे। तो 12 रूहानी इलाज और फिर बाकी हॉस्पिटल्स में इलाज होता रहा और ठीक हुआ। और वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग डिस्गाइज। तो वो बीमारी मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का जाविया, मेरी ज़िंदगी का पूरा निज़ाम चेंज करने में बड़ी मददगार साबित हुई। उसके बाद मैं जिस इदारे में एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, यानी कि बैक स्टेज काम करने वाला, ऑफ कैमरा काम करने वाला बंदा था, मुझे ऑन कैमरा काम करने का मौका भी उस बीमारी की वजह से ही मिला। क्योंकि पेरेंट्स में आप, यानी कि 105 kg, हालांकि मैं इस चीज़ को भी नहीं मानता, ओवरवेट एंकर्स होते हैं, दुनिया में होते हैं, आप वेस्ट घूमा है, आपको पता होगा। तो लेकिन हमारे यहाँ जो एक मयार है, उस मयार पर मैं उस बीमारी की वजह से आ गया। और विद इन, वाकई में बात सही है, सुनने वालों को आज भी यकीन नहीं आता, लेकिन उसकी इनिशियल उसका रूट कॉज क्या था? वो ईटॉन का रोल खा के जॉन्डिस हुआ। हाँ, थैंक्स टू ईटॉन। तो और उसके बाद उसको सस्टेन करना भी एक काम था। मैंने जब देखा अपने आप को, मुझे लगा कि नहीं यार, वाकई में ये ज़िंदगी बेहतर है। और जो मैं कह रहा था, लोअर हाई ब्लड प्रेशर के लोग इलाज ढूंढते हैं। यकीन करें, वेट कम होने के बाद मेरी इतनी बीमारियों का इलाज मेरा ऑटोमेटिकली हो गया, जिसके लिए मैं हज़ारों लाखों रुपए लगाता शायद, OPDs में, वैसे दवाइयों में। तो वेट इतनी बड़ी लानत थी। और उसके बाद जहाँ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मूवमेंट इजी हो गया, ड्रेस इजी हो गया, गुड लुकिंग हो गए, कम एज के लगने लगे होंगे, 10 साल कम लगने लगे। ये हकीकत है वाकई में। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप ये बताएंगे, ये बताओ कि वजन तो कम हो गया मेरा, वो कुत्ता किसने छोड़ा था मेरे जिससे? वो बस सर ईटॉन में कि बर्गर में कुत्ता किसने डाला रोल में, ये मुझे, उस कुत्ते का भी बहुत शुक्रिया। ये बताएं, आपकी जो बेटी है जी, वो भी आपको आपके अशर आलम के नाम से और जियो न्यूज के नाम से आपको अक्सर पुकारती है। अब हाउ ओल्ड शी इज? 6 years old। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपके कितने हैं? और माशाल्लाह, मेरा एक बेटा है, अच्छा, 4 महीने का, और रहीम नाम। तो बेटी से ही होंगे आप? ओ, बेटी यकीन करें तो पीछा नहीं छोड़ती होगी आपका। मैं, एक तो ये कि आपने बड़े मजे की बात की, मेरा एक तो बेटी के पैदाइश के बाद मुझे बहुत से सबक मिले। और उसमें एक ये भी चीज़ थी कि लेबर रूम में ना, आपको बड़ी अजीब सी डिफरेंट डायरेक्शन की बात है। लेबर रूम में
शौहर को खड़ा होना चाहिए जब आपकी औलाद पैदा हो रही हो। हमारे यहाँ इखलाकी और मजहबी आड़ में इस चीज़ को रोका जाता है। वेस्ट में हाँ, वेस्ट में आपको पता है इजाज़त, हाँ उसके बगैर वो डिलीवर नहीं करते। हाँ, तो आप यकीन करें मेरी बेटी जिस साल पैदा हुई उससे शायद 10 साल पहले से मेरे अंदर हंसी और रोने दोनों के इमोशंस खत्म हो रहा है। क्योंकि आपको पता है लॉयर्स, पुलिस और जर्नलिस्ट ये लोग जहनी तौर पे, असाबी तौर पे दिन रात ऐसी खबरें सुन सुन के देख देख के ना बिल्कुल बेचारे बेहिस हो जाते हैं। तो मैंने एक तो ये कि मैंने देखा कि ये औरत जो मेरी बीवी जो इस वक्त डिलीवरी कर रही है, कितनी तकलीफ का मामला है। 4.5 घंटे की औरत तकलीफ में मुब्तला है। तो वहाँ से निकल के मुझे अपनी माँ की भी ज़्यादा कदर हुई, अपनी बेगम की भी कदर हुई कि यार कितनी मुश्किल से औलाद पैदा की जाती है, पालने की मुश्किल अलग। और दूसरा, मैंने जब अपनी बेटी को देखा तो मुझे नहीं पता, मेरी बेगम मुझे बताती कह रही आप हंस रहे थे, कहाँ लगा रहे थे, मतलब आप खुश हो रहे थे और आपकी आंखों से आंसू जा रहे थे। और मुझे, मेरी जो पर्सनल फीलिंग है मुझे नहीं पता, मुझे ये पता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर से नीचे तक जैसे मैं रगे ना खुशी से साफ हो गई। पता नहीं, ये सुनने में शायद अजीब, जिसने एक्सपीरियंस किया होगा उसको पता होगा। और जो आप कह रहे हैं ना आपकी बेटी से क्लोज, आप बेटी से क्लोज ज़्यादा होंगे, मैं अपनी बेटी से बहुत अर्ली एज से मशवरे लेने शुरू हो गया, आप यकीन करें। और हाँ, वैसे भी लड़कियां ज़हीन होती हैं और हम समझते हैं बच्चे नहीं यार, बच्चों को बस आइसक्रीम खिला दो, उससे ज़्यादा हम समझते नहीं उन बच्चे जितने ऑब्जर्वर अच्छे होते हैं, बच्चे जितने ज़हीन होते हैं, मुझे उसने बहुत सी चीज़ों में अपने मशावरत से निकाला, आप यकीन करें। ये नहीं कि मैं उससे कोई ऐसी चीज़ पूछ लूँगी जी ईरान जैसे मैंने उससे एक दफ़ा पूछा, मैं अपनी बेगम से शदीद लड़के, मैंने बोला यार आज ख़त्म, सेपरेशन की तरफ चली जाएगी बात। मेरे पास मोटर बाइक है ना, तो अब मेरी बेटी साथ बैठी हुई, उसको पता था झगड़ा हुआ है। तो मैंने मेरी बेटी से पूछा, उसको उर्दू नहीं आती, मैं अंग्रेज़ी में जो टोटी पुटी थी मैंने उससे पूछा, मैंने बोला ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। मैंने कहा शायद ऐसी कोई बात कहेगी कि मुझे अपनी बेगम से सेपरेशन लेने में आसानी हो जाएगी। तो कहती है डैडी खुश रहना। सिंपल बात। मैं उस लम्हे खुश हुआ और मैं जिस झगड़े में कुछ करने की सोच रहा था, क्योंकि मैं खुश हो गया, मैं ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी ज़िंदगी का प्राइम ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि मैं खुश रहूं। उस खुशी के मूड में मैं जाके बेगम से नॉर्मल हो गया। तो बच्चे ने कैसा जादू किया है, इम्पैक्टफुल जवाब दिया उसने। आप स्टीव ने दिलवाया, उसे भी थी। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ कोई स्टीव हार्वी पैदा हो जो बताए कि बच्चे कितने बड़े जिन हैं। स्टीव हार्वी शो आपने किस नाम से आता है क्या, बिग शॉट्स पता नहीं किस नाम से आता है, ऐसी कुछ बच्चों का जो शो है, उसमें बच्चे, भाई हम बच्चों को बोलने नहीं देते हमारे यहाँ। आपने बीच में जिक्र किया था अपने जो गुड बाय नोट में कि बहुत सारे रिश्ते बने और बहुत सारे रिश्ते टूटे। तो वो मैं पूछना चाहूंगा, कौन से रिश्ते बने और कौन से रिश्ते टूटे करियर के दौरान? करियर के दौरान जब रिश्तों की बात होती है तो दिल की बात होती है, वो नहीं होती आपके कलीग्स हैं और वो हैं। रिश्ता तो दिल से ताल्लुक होता है उसका, और जीन से भी ताल्लुक होता है। हाँ। तो कौन से रिश्ते टूटने पे आपको इत्मीनान हुआ और कौन से रिश्ते बनने पे आपको दुख हुआ? रिश्ते टूटने और बनने इस इदारे की वजह से, जियो की वजह से। और यकीन कीजिए जब आप किसी अच्छे इदारे में अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं ना, तो जो लोग आपकी इज्जत और मोहब्बत और ख्याल नहीं भी रखते वो भी रखना शुरू हो जाते हैं। और इसका अंदाज़ा जब होता है जब आप सालों बाद वो इदारा छोड़ते हैं और वही लोग पंछियों की तरह उड़ जाते हैं। वो तो ऑब्वियस है और फैक्ट है ये बिल्कुल। इसमें कोई ऐसी बुरा मानने वाली बात नहीं। चढ़ते हुए सूरज को सलाम है हमेशा, ऐसा ही है। मुझे रिसेंटली कुछ लोगों ने बोला यार आपने जियो छोड़ दिया, आप जियो में थे, स्क्रीन थी, वो ना XYZ। तो मैंने कहा सही है यार, आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया। लेकिन खैर आप उस स्पेसिफिकली उस डायलॉग, उस जुमले की बात कर रहे हैं, उसमें पर्सनल लेवल भी था और प्रोफेशनल लेवल पे भी बातें थी। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा ना कि आप किसी पोजीशन पे जब आते हैं ना तो बहुत से लोग आपसे जुड़ जाते हैं, उसमें से फिर स्क्रूटनी होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि जब आपको लगता है कि आपका जवाल का टाइम शुरू हो रहा है, क्योंकि मैंने एक इदारे में 20 साल रहने के बाद एकदम नहीं छोड़ दिया। कुछ लोगों को नज़र आ रहा था 4-5 साल पहले कि यार मैं ये फैसला लूँगा, तो उसकी वजह से कुछ लोगों ने अलग होना शुरू कर दिया था। और मैं शुक्र अदा कर रहा था कि मैंने जहनी तौर पे इस फैसले को दूसरों के सामने आया किया कि लोगों के असल चेहरे भी नज़र आए। और बहुत कम लोग थे जो उसके बावजूद उस फैसले पे मेरा साथ देने को तैयार थे, और उनको पता था कि मुश्किल टाइम है। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होती है ना, वो आपकी फैमिली होती है।
मैंने कि मैं समझता हूँ कि कुछ घरों में माएँ या कुछ घरों में निज़ाम ऐसा होता है कि जो ज़्यादा कमा रहा होता है ना उसकी ज़्यादा इज्जत होती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैंने कुछ फैमिलीज़ में देखा है कि जो ज़्यादा कमा रहा होता है तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, मैं समझता था मेरी घर में सबसे कम इज्जत थी। उसकी वजह क्या थी? मैं समझता हूँ ये एक बैलेंस था। उस वक्त हम भाइयों में शायद सबसे ज़्यादा मैं कमा रहा था, लेकिन मेरी वालदा ने एक बैलेंस बनाया हुआ था है कि के लिए वालिदैन के लिए, हाँ, माँ के लिए तो जो सबसे वीक लिंक होता है हाँ, है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको देती है। बहुत माँ फर्क है ये बाकी दुनिया में और माँ में। मैं यही कहता हूँ, मैं उस बात को उस वक्त समझता नहीं था। मैंने कहा यार शायद मेरी बेइज्जती हो रही, दूसरे नंबर की औलाद की होती भी है, मैं सेकंड नंबर का, तो मैंने कहा शायद इस वजह से। नहीं, वो आपके अंदर ज्यादा होती होगी। हाँ, होती होगी। हाँ, तो यकीन करें वो चीज़ सिर्फ मुझे अपने करीबी रिश्तों में ही मिली, के बावजूद इसके कि उनको पता था मैं चीज़ छोड़ दूंगा, वो लोग मज़ीद करीब हुए और मज़ीद मुझे कहा कि मेरे वाले साहब ने कहा कि नहीं बेटा देख लो, कोई जज्बाती फैसला नहीं करना, लेकिन जैसा भी करो कोई मसला नहीं है। मेरे वाले साहब 75 ईयर्स के, लेकिन कह रहे यार देखो तुम्हारे लिए मुझे अगर टैक्सी भी चलानी पड़ी ना, पैसों से नहीं फर्क पर परेशान होना। 75 ईयर्स का आदमी मुझसे ये कह रहा है, माशाल्लाह, सही है, मोटिवेटेड, और मैं सुबह ही निकल जाऊंगा, पैसों से नहीं घबराना, ये देखो कि तुम्हारा मेंटल पीस किस चीज़ में, तुमने छोड़ना है छोड़ दो। तो यकीन करें माँ बाप से भी कभी कभी रिश्ते आपके रीवैम्प होते हैं, इस वजह से हुए। फिर उसके बाद तीसरा बेनिफिशरी कौन होता है? आपकी बीवी। मेरी बीवी ने कहा कि जिस तरीके के ट्रॉमा में आप मुझे लगते हैं ना, आप ये छोड़ दें वरना आप मर जाएंगे। तो मैंने कहा यार जब 3-4 लोग ये लोग हैं जिनको मैंने अपने पैसों से, मतलब इन्हीं के नसीब का है, इनको मैंने अगर सपोर्ट करना है, जब ये लोग मेरे साथ हैं तो मेरे लिए क्या है फिर? तो कोई मुश्किल की बात है, फिर कोई मुश्किल की बात बुरे नहीं वक्त में खड़े होने के लिए जो तैयार हो, हाँ, उसको जमाने के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। उसमें 3 लोग होते हैं, 3 लोग स्पेसिफिक होते हैं, एक आपकी माँ, एक आपकी बीवी और एक आपकी बेटी। हाँ, लौंडों को फर्क पड़ता है, लौंडे प्यार करती है, इसका मतलब प्यार, ये प्यार का में उसका नहीं है, बट एक फितरत है बिल्कुल। वो आपसे जब आप तकलीफ में होंगे वो उनका दिल तकलीफ में होगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से है मेरे ख्याल से, कोई इसमें कोई दुनिया भी नहीं। लेकिन बाद बेटे भी ऐसे होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार करते हैं घर से, और होता है। जियो तेज से जियो न्यूज का सफर, आई थिंक आपकी टोटल पिक्चर चेंज हो गई होगी, आपके करियर की और आपकी ग्रोथ की, और वहाँ राबिया अनम और जुनेद इकबाल और जैसे मोहम्मद जुनेद और जी न्यूज कास्टर्स वगैरह, वजी सानी थे, बहुत सारे, वो आपको नाम पता हो गया, हमें तो जितने प्रोमिनेंट पता है, मोटे मोटे पता है, हम वही बताएंगे। तो वो आपको कैसे लगा वो वाला सफर? उसके बाद आपको कोई रिग्रेट तो नहीं हुआ कि मैं लो प्रोफाइल ही काम करता रहता, यहाँ मैं कहाँ गया? क्योंकि जब आप बिगर फ्रेम पे आते हैं तो वहाँ की पॉलिटिक्स और वहाँ के प्रेशर्स और वहाँ का स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है, ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा होता है वो। जी हाँ, वो ट्रांजिशन की पॉलिटिक्स ही तो थी, फिर 2024 में छोड़ दिया। तो आप सही कह रहे हैं, हाँ, सस्टेन करना ना बहुत मुश्किल है। खैर उस पर वही बात है, अगर आप मुझे कानूनी कवर दें तो मजीद खुल के बात करूं, लेकिन छोड़े इस बात को। हाँ, वो ट्रांजिशन आप कह रहे हैं, देखें जियो तेज जियो न्यूज़ का ही बेबी था, एक एक्सपेरिमेंट था, उस ज़माने में किया गया और हो गया। हाँ, वो फिर बंद कर दिया गया। उसकी बीम तो खैर अभी भी जारी है उस पर, लेकिन कंटेंट उस तरह प्रोग्रामिंग वैसे नहीं है। लेकिन जिन दिनों में बंद हो रहा था उसमें तमाम एंकर्स को यही था कि हमारा मुस्तकबिल का क्या होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको फ़खरिया ये बता रहा हूँ, मुझे अपने बाकी साथियों की भी फ़िक्र थी, लेकिन मैं वाहिद आदमी था जियो तेज़ में जिसको बुलाकर बोला गया कि आप कल से जियो न्यूज़ में बैठेंगे। इस चीज़ के लिए लोग समझते होंगे कि जाके बोला होगा, कहा हो, सबको इंस्पायर किया जा रहा था। हम बाकी सबको उस मेरे बाद 2 एंकर्स और आए थे। सरवत वलीम थी जो अब शायद 92 न्यूज़ में प्रोग्राम करती हैं। हाँ, वलीम, जिनको हम अक्सर विलियम पढ़ जाते थे। अच्छा, तो विलियम पढ़ते हैं। तो और दानिश अनीस, ये 2 लोग थे मेरे बाद जिनको फिर एडजस्ट किया गया। और नो डाउट मुझे बड़ा शौक था कि नहीं यार मैं जियो न्यूज़ पे जाऊं, क्योंकि जियो न्यूज़ पे कुछ अरसा खबरें पढ़ना वो आपको इतना फेशियल रिकग्निशन दे देता था जो जियो तेज पे जारी बात है नहीं था। लोग एक एक्सपेरिमेंट था उस दौर में, इस दौर में नहीं था। लेकिन वो बात आपकी सही है, बड़ी स्क्रीन पे सस्टेन करने के लिए जिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है ना,
वो हमारे यहाँ बात ये नहीं है हालांकि बजाय तो आप खबरें ही नशर कर रहे हैं सामने बैठे हुए, बजाय तो कोई काम नहीं है उसमें। यकीन करें हमारा अच्छा हमारी वजह से अगर देखें तो नाजरीन की, हाँ हमारा अच्छा टैलेंट बताऊं परफॉर्म क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी पोजीशंस पे काम करने के लिए ना मेरिट बहुत दूसरे किस्म का दरकार है, जिसका काम से कोई ताल्लुक, हाँ जिसका काम से कोई ताल्लुक, वो हर जगह एप्लीकेबल है, खाली आप क्या नहीं। अच्छा हाँ वो सही कह रहे हैं, हो सकता है वो यूनिवर्सल लॉज है, यूनिवर्सल फैक्ट्स है। तो वो मुझे क्या कहें कि बस वो चीज़ें नहीं हो सकती मुझसे। जियो से बड़े बड़े नाम रहे, आपने जिक्र किया था मंसूर अली खान, गरीदा फारूकी, मारिया मेमन, सरबत वलीम, और हम तो अलीम ही कहते हैं उनको, पढ़ते हैं, और किरण नाज है, नाजिया। किरण नाज तो जियो तेज, नाजिया अशर हम समझते थे आपसे लिंक्ड है किसी, हाँ मुझे तरीके से। बड़े मजे की बात बताऊं, अच्छा खैर आप बात पूरी कर, मैं बता दूं। तो इतने नाम, और आपने जिक्र किया था कि ये सारे जब जिन्होंने जियो छोड़ा तो ये बहुत ही उनकी ग्रोथ ट्रेमेंडस हुई, और किसी न किसी उसमें सेगमेंट में जाके इन्होंने अपना नाम कमाया, दे आर कैरिंग ऑन देयर करियर और डिफरेंट चीजें। तो अब उस सिलसिले में आप स्पेसिफिकली कहाँ जाना चाहते हैं? आप किसी और चैनल से मुंसलिक होना चाहते हैं, अपने करियर को किसी और तरफ फोल्ड करना चाहते हैं? आवाम की पब्लिक, आपने बिगनिंग में तो बताया था बहुत ब्रीफ सा कि आप सोशल एलिमेंट्स पे काम करना चाहते हैं, बट साहब सोशल एलिमेंट से पेट नहीं भरा करते, उससे तो पेट खाली रहा करते हैं और फाके हुआ करते हैं। हमने हिस्ट्री में भी देखा है, जैसे शायर हैं वो पब्लिक खिदमत करते हैं, उनके चूल्हे बड़ी मुश्किल से जलते हैं। तो आजकल के तो जो बहुत बिग शॉट्स होते हैं वही ज्यादा शायरी में आते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है और इन्फ्लेशन और बढ़ती जा रही है, खाली हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया के अंदर आ रही है। तो इसके बारे में मुझे, अच्छा जियो से निकलने वाले जिन एंकर्स के आपने नाम लिया ना, उसमें बहुत कम लोग ऑन स्क्रीन कामयाब हो सके हैं जियो छोड़ने के बाद। यानी कि आपने तो चले ये नाम लिए आप देखें एक ज़माने में आमिर लियाकत साहब ने जब जियो छोड़ा था तो ना जियो की वो स्लॉट क्या कुछ बना, ना जिस इदारे में वो गए ना वहाँ आमिर लियाकत साहब का कुछ बन सका, तो वो एक मैच हिट था। लेकिन ऐसा होता है, हाँ लेकिन जिसमें आपने नाम लिया इसमें सिर्फ मेरे ख्याल से मंसूर अली खान की कामयाबी से मुतासर हुआ जा सकता है, और बट उनका अपना पर्सनल टेक ज्यादा है, मतलब वो उनका होमवर्क अपना ज्यादा अच्छा होता है मेरे ख्याल से। होमवर्क क्या सोशल मीडिया पे आए ना, सोशल मीडिया पे तो होमवर्क करके नहीं आके बैठते, वो होमवर्क करके वो बात देखें, वो मेहनत आप वाली बात वो अलग एलिमेंट है, मेहनत करके आके बैठे थोड़े से, तो उसको एक्सेप्ट किसने करवाया? उसको सोशल मीडिया ने एक्सेप्ट करवाया। जो आप कह रहे हैं ना कि सोशल एलिमेंट कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन अब मज़े की बात यह है कि उसका आदिल कौन है, उसका जज कौन है, उसका अदल करने वाला आपकी ऑडियंस है और एल्गोरिथम है। नो डाउट खुदा ताला ज़रूर है, लेकिन इस वक्त अगर आप टेक्निकली देखें तो जिस प्लेटफॉर्म पे आप बात कर रहे हैं और जहाँ तक पहुँचाई जा रही है, हमारे यहाँ ऐसे लोग, मंसूर अली खान जियो में रहते हुए दी मंसूर अली खान क्यों नहीं बन सके? वो भी अलग स्टोरी है, वो खुद अमीर बन गए। हाँ वो खुद क्यों नहीं वो खुद बताएंगे, वो मैं वो बताना नहीं चाहता, वो आप उनसे पूछिएगा जरूर कि क्यों नहीं बन सके। पता हम सबको है, अंदर के लोगों को है, और वो शायद इसी वजह से छोड़ चले गए। फिर आप उसके बाद एयरवाई ने उनको रखा, और फिर वो एक वक्त में आगे एक्सप्रेस में उनका एक जुमला, मेरे कप्तान, एक लफ्ज़ इमरान खान के लिए बोलते थे, और उस दौर में कि जब कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता था, तो उन्होंने, कौन सा दौर था ये 2018 का, 2018, 17, 19 ये दौर था, पहले का था, 2018 से पहले का था। अच्छा मेरे ख्याल से वो मेरे कप्तान, हाँ नहीं ये जब वो उससे पहले भी इमरान खान का ही दौर था ना। अगर 2014 भी था तो आपको पता है वो भी इमरान खान का ही दौर था, वरना इस्लामाबाद में कोई 4 बंदे लेके भी इतना डी चौक ब्लॉक कर सकता है। उन्होंने 137 दिन का धरना दे दिया, तो उनके खिलाफ तो जब भी कोई नहीं बोल सकता था। तो मंसूर जियो क्यों बोलता था उनके खिलाफ उन दिनों में? जियो उससे पहले कितनी हिमायत करता था ये क्यों नहीं पूछ रहे आप? हाँ लेकिन क्यों करता था हिमायत वो, और फिर उसकी मुखालफत क्यों करता था? देखिए उसके बाद भी रिजीम चेंज हो गया था विद इन द चैनल, या चले मेरा आपसे सवाल है, न्यूज़ चैनल्स किसी की हिमायत और मुखालफत क्यों करते हैं? डीप पॉकेट्स से अगर आम लोगों के लिए अगर आप बताएं, नहीं इतना बड़ा इदारा लिफाफे पे नहीं चल सकता। देखिए आप ARY चलता था, इमरान खान पे चलता था, जियो जो है वो नून, देखिए ARY और हमने देखा उस वक्त मैं जियो छोड़ चुका हूँ, मैं तो वैसे बात, मैं जियो छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ जियो और एयरवाई का कोई मुकाबला नहीं है। जियो बहुत बड़ी चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो फॉर द शॉर्ट टाइम इमरान खान की वजह से जियो एयरवाई की व्यूअरशिप बढ़ गई थी, उसके बाद फिर वो वापस आ गई। उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते ना, हमारा पढ़ने का वो है, लेकिन
हर चैनल किसी ना किसी से मुंसलिक होता है और बाकायदा फंडिंग और बजट मैनेजमेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट ज्यादा करती है। जो गवर्नमेंट्स होती है वो अपने गवर्नमेंट के उससे देती है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सिक्योर करती है, तो हमेशा वो ओपन सीक्रेट है इसमें बता, चाहे इधर के हो चाहे वो उधर के हो, जो नहीं करते वो बहुत। जियो इमरान खान की मुखालिफ कभी नहीं था ऑनेस्टली, मैं फिर कह रहा हूँ मैं वो जगह छोड़ चुका हूँ, बुराई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ वो बात है इमरान खान साहब की मुताबिक नहीं चल रहा था। आप अगर किसी न्यूज़ चैनल को ये बताओ कि मेरी खाली सीटों को भी भरा हुआ दिखाओ तो ये कैसे दिखाएगा? बहरहाल देखिए, कहने का मकसद ये है कि एक न्यूट्रल चैनल होता है, ठीक है ना। बहुत सारे जो जियो में, मेरी अपनी राय है, जी जी, राइट रॉन्ग ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आपका अगर ओपिनियन है, चाहे आप जियो के मुलाजिम हैं चाहे आप जियो के मुलाजिम नहीं, मेरा भी एक ओपिनियन है और जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मैं भी ऑडियंस हूँ जाहिर है। जियो में जितने काम करने वाले और जितने जियो के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं जी न्यूट्रल चैनल है, मैं कहता हूँ बिग नो। मैं जियो का सपोर्टर नहीं हूँ। नहीं, मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ। और उसमें ऐसा है कि न्यूट्रल क्यों नहीं है? न्यूट्रल वो होता है कि जो किसी को हार्म ना करे या किसी को फायदा नहीं पहुंचाए, मतलब सिंपल लेमन टर्म्स में। जी अब बताए मुझे इसका। एक जमाने में हमें जियो का कार्ड रख के जेब में, हमारे बचपन के एमक्यूएम के ताल्लुक रखने वाले दोस्त थे ना, वो हमारे दुश्मन हो गए थे। यानी कि मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं एक बार बताऊं, मुझे कराची के एक बड़े मशहूर मुकाम पे मेरे घर पर गन भी रख दी गई है। सही है, वो ऐसा दौर था, उसी नेबरहुड में रहते थे। सही है, मैं वहीं करीब में ही था। अच्छा। सही है, एमक्यूएम के ये करतूत थे। क्यों? यार तुम लोगों का इदारा, इस पे बहस बढ़ती गई और वो आपको पता है पागल थे, उनके फॉलोअर्स पागल थे। तो हम ये बोलते थे भाई तुम गाड़ियां जलाते हो, सहाफ़ी दिखाता है, हालांकि मैं तो नहीं दिखा रहा, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कभी भी नहीं की, मैं तो वहाँ सिर्फ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा भाई मेरे अब्बा का जियो थोड़ी है, मैं वहाँ खबरें पढ़ता हूँ, मुलाजिम हूँ। तो कहते नहीं यार तुम लोग है ना, एक ज़माने में लोगों को कहते हैं ना ये 12 मई क्यों दिखाया और हम पर सारे। सही है, तो भाई तुम लोगों ने जलाया तो कैमरामैन ने बनाया तो इदारे ने चलाया। अगर अगर उस दौर में तो खैर AI नहीं थी, अगर वो डॉक्टर्ड चीज़ है तो आप क्लेम करो। ये बोल रहे हो कि यार हमने गलत किया और तुमने क्यों दिखाया, तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये ज्यादती है। इसी तरीके से खान साहब अगर वो कह रहे हैं कि अगर 10 मिनट की हेडलाइंस है और 10 मिनट में खान साहब ने ये कहा खान साहब बहुत अच्छे, खान साहब जबरदस्त, खान साहब बहुत टाइट, तो ये एयरवाई कर सकता था उस दौर में। जियो ने ऐसा कभी भी नहीं किया। जियो ने 2011 तक इमरान खान साहब को, चाहे उनके अपने हॉस्पिटल के लिए फंडिंग हो या बाकी मामलात हो, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हम तो देखते थे। देखें ये गलत बात है, ये माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो आप कह रहे हैं ना करना भी चाहिए, क्यों भाई? नहीं, वेलफेयर की बात कर रहा हूँ, जो वेलफेयर हॉस्पिटल्स हैं उसकी मदद ना करना तो कोई किसी बंदे की। देखें सहाफती इदारे की लायबिलिटी नहीं है कि किसी के लिए फंडिंग में मदद करे उसकी। देखें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वाली बात। तो सहाफती इदारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता। गरीबों की, नादारों की, यतीमों की जो हिमायत करना या उनके जो इदारे हैं वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। मैं तो आपकी एक चीज से मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि रिसेंटली जो ये मामला थे बुशरा बीबी के बारे में, मतलब पूरे जियो के पूरे सिनेरियो में अगर मुझे एक चीज़ से वाकई में मैं आपकी तरफ हूँ, वो ये कि यार आप एक खातून की माहवारियाँ आप डिस्कस कर रहे हैं आप, और जियो जैसी बड़ी स्क्रीन पर और शाहजेब खानजादा जैसा बड़ा नाम, तो वो मुझे भी तकलीफ हुई, वो मुझे भी तकलीफ हुई कि यार ये आप फिर ना, मतलब ये मेरे लिए भी फिर आर्ग्यूमेंट देने के लिए कुछ बचा नहीं। पेड कंटेंट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, और नहीं बहुत सारी चीजें मैं उसमें मानने को तैयार हूँ कि वो बॉक्स भी हो सकता है, वो पेड भी हो सकता है, लेकिन ये तो इल्हाम, सारी ऐसी बातें ना जिसका सबूत कोई नहीं है हमारे पास। इसका मैंने जो जिक्र किया जर्नलिज्म के अंदर, ये तो बहुत पुरानी है। देखें एक छोटा रिपोर्टर ले सकता है, नहीं मैं तो इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, खाली हमारी अपनी इधर की बात नहीं कर रहा, लोकल मीडिया की नहीं बात कर रहे थे। हमेशा से सदियों से चलता चला है। अगर जब अखबारात हुआ करते थे तो उस जमाने में भी अखबार में भी नहीं तो पैसा कौन देगा? जो है वो उनको पैसे दे के अपनी मर्जी की। खुरम भाई कौन सा पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा जियो को? जियो इतना बड़ा जिन है। नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जियो, मैं तो जर्नलिज्म। हाँ वो मैं मानता हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे जब अखबारात हुआ करते थे उसमें कॉलमनिस्ट होते थे, उनको भी पैसे देके अपनी मर्जी की वो कॉलम लिखवाए जाते थे। 100 साल पुरानी भी बात कर रहा हूँ मैं। और आजकल जो खबरें नहीं आ रही, जो मसाइल हो रहे हैं, जर्नलिज्म खाली जियो के ऊपर थोड़ी है। हाँ सही कह रहे हैं। अब तो खैर ये चीजें अब सही कह रहे हैं, ये इदारे खत्म ही हो गए एक तरीके से। लेकिन अभी आप देखें इतना कुछ हो रहा है, मैं कभी कभी मुझसे लोग पूछते हैं यार आपने इतना टाइम गुजारा है, तो अभी ये इतने मसाइल हो रहे हैं, इसकी खबर क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा भाई पहले खबर देने के पैसे थे, अब खबर रोक देने के पैसे। क्यों?
क्योंकि भाई ब्लैकमेल चाहे एक सोशल मीडिया अकाउंट हो, न्यूज़ जो दे रहा है, या चैनल्स हो, उसको इश्तिहारात के उसमें इतना फंसा दिया गया है कि तुम्हें एड्स जब ही मिलेंगे, क्योंकि अब लिफाफे की सूरत तो ये एड्स ही हो गए, एड्स जब ही मिलेंगे। मलिक रियाज की न्यूज़ आती नहीं थी साहब, कहीं किसी भी चैनल पे नहीं आती थी, बिल्कुल दबाने के पैसे दिए जाते थे, उसके बाद जिनको चैनल्स को नहीं दिए जाते थे वो नशर करते थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें इतनी स्टोरीज हैं। आप सही कह रहे हैं, इसमें ऐसा हुआ है कि अगर बहरिया टाउन में कोई धमाका ब्लास्ट हो गया सिलेंडर का, तो आपने निजी हाउसिंग सोसाइटी बोलना है। अरे यार बहरिया टाउन नाम लो, जब इछना नाम ले सकते हैं, जब लियाकताबाद नाम ले सकते हैं, तो बहरिया टाउन क्यों नहीं? नेस्ले टावर की एग्जांपल आपके सामने है कि वो बाकायदा जनाब फुल ऑर्गेनाइज तरीके से कोर्ट से ऑर्डर निकलवा के वो गिराए गए। उसमें जाती अनाज थी, हालांकि उस जगह ना कोई चीज तामीर होनी थी ना कुछ होना था। जो पीछे जहां जहां रूट्स निकलते हैं वो शायद आपके इल्म में हो, बहरहाल मेरे तो इल्म में है कि कौन लोग थे, किन लोगों ने बनाया, किन लोगों ने तोड़वाया और पीछे क्या क्या। आप एप्स्टीन फाइल देख के तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन एप्स्टीन फाइल देख के मुझे ये भी एहसास होता है कि कितने एप्स्टीन पाकिस्तान में घूम रहे हैं। मैं आपको नाम बता, दुनिया में घूम रहे हैं। नहीं सर, बात यह है कि हम ना इमरान खान साहब से मुझे इख्तलाफ क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने अखलाकियात के आला मेयार का दावा करके ना काम कुछ नहीं किया। सही है, अगर आप कहेंगे यार अब इस पे कोई बात करें, लोग कहेंगे यार तुम पटवारी हो, तुम पीपल्स पार्टी के हो, तुम MQM को, एक बात मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल, आप तहरीक इंसाफ होके भी उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। अरे सर किसी की हिम्मत नहीं है सर, लोग करते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, वो तो एक अलग बात सर। वो फिर बेचारे गोलियां निकलवाते रह जाते हैं पेट से, ऐसी छोड़े ना कि क्या क्या नहीं किया खान साहब के दौर में, क्या नहीं हुआ, कितनी ज्यादती हुई है। आज भी अगर आप कोई बात लिख दो तो पर्सनल मैसेजेस और कमेंट्स में माँ बहनों की गालियां का ट्रेंड किसने शुरू किया? PTI ने। मतलब मुखालफत करने विदाउट एनी लॉजिक, गाली के बाद गोली के बाद तो फिर मुखालफत और आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है। ये जो हालिया इस वक्त वॉर चल रही है बिटवीन इसराइल एंड ईरान, उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ मिडल ईस्ट और यहाँ पड़ रहे हैं, वो आपके ख्याल में क्या क्या हैं? उससे क्या इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आ रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज होने जा रही है, क्या हो रहा है, वो आपके ख्याल में क्या है? ऑयल प्राइसेस लोग कह रहे हैं इंक्रीज करेंगे, लेकिन मुझे लगता है फॉर द टाइम नहीं, सिचुएशन सेटल हो जाएगी। आज बड़ी अच्छी खबर आई है रॉयटर्स पे भी कि अमेरिका कह रहा है कि ईरान में अब जो नई लीडरशिप सेलेक्ट की जा रही है, उनके शूरा के जरिए सुप्रीम लीडर को वो सेलेक्ट करते हैं, तो वो हमारी रजामंदी से की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं है ये नहीं पता, मतलब चीज़ें सेटल डाउन हो रही है। इसकी एक निशानी ये भी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया गया था। जो लोग ये मैरीटाइम मामलात को जानते हैं कि ये एक सॉफ्ट ब्लॉकेड होता है, एक हार्ड ब्लॉकेड होता है। हार्ड ब्लॉकेड में पूरे जहाज अगर दाखिल हो गए तो तबाह करने की अपॉर्चुनिटी, तबाह करने का टारगेट होते हैं वो, और वो नीस्तो नाबूद कर दिए जाते हैं। हार्ड ब्लॉकेड है। लेकिन ईरान ने सॉफ्ट ब्लॉकेड किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। जहाज वहाँ पे घुस रहे थे इस वजह से कि हम शायद आराम से निकल जाएंगे, एक दो जहाजों पर अटैक हुआ, फिर बाकी ट्रैफिक वहाँ रुक गया। तो ये रहा था कि ट्रम्प कार्ड वो इस राहदारी को ईरान यूज करना चाह रहा है और निगोशिएट करना चाहता है। ये चीज वाज़ेह हो गई थी। मुझे लगता है 5-10 दिन नहीं तो महीने में चीजें सेटल हो जाएंगी, और सेटल होनी भी चाहिए। कितना लड़ लेंगे आप? लड़ के क्या मिल रहा है? अपोजिशन वहां से बहुत मिल रही है उसको, ट्रम्प को भी, अमेरिका के अंदर से भी। और इमेजिन कि अगर ईरान को ऑयल एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिल जाए, ट्रेड पाबंदियां हट जाए, तो पाकिस्तान को कितना फायदा हो सकता है। हमारे पड़ोस में एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी मुल्क आ जाएगा जिसके जरिए हम कम कीमत में गैस और ऑयल, हमारे गैस की आपको पता है पाइपलाइन का जो मामला ईरान के साथ रुका हुआ है सिर्फ इन सैंक्शंस की वजह से, तो हमें कितना फायदा हो सकता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ अगर 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए इसकी वजह से, तो चीजें कितनी कम हो जाएंगी। हाँ, लेकिन अभी जो झटका आया है, इस झटके से बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हुकूमत फायदा उठा रही है। कल एक मईशतदान ने लिखा कि 55 रुपीस पर लीटर बढ़ाने से नून लीग की गवर्नमेंट ने आवाम को कुछ दिया नहीं दिया, लेकिन इन ऑयल कंपनीज को 72 बिलियन रुपीस का फायदा पहुंचाया 2 दिन में, कि आपने पुराना स्टॉक 55 रुपीस इजाफे में बेचा है। अच्छा, लोगों ने लिया भी है, क्या करते हैं लोगों ने, जिसने 2000 का पेट्रोल डलवाना था वो टैंक फुल करवा के जा रहा है। और इसके साथ साथ मुझे तो ये भी लगता है कि भाई ये चीजें वक्ती तौर पे मुनाफाखोरों को फायदा देती हैं, और इसमें जो अम्ब्रेला बिगर पिक्चर अगर देखी जाए तो हुकूमत इनको सपोर्ट कर रही है। इस चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए था, इतनी जल्दी एकदम इम्पैक्ट नहीं दे देना चाहिए था। लेकिन हाँ, इम्पैक्ट अगर आप ऐसे देखें ओवरऑल, ईरान में अगर रजीम चेंज हो जाती है, इससे एक तरफ अमन तो आएगा, लेकिन ये जो कलई खुली है ना कि मुस्लिम उम्मा
जब आपको याद होगा पैलेस्टाइन का प्रॉब्लम हुआ था, तो ऐसा लगता था कि ईरान अगर इन चीज़ों में घुसेगा तो कुछ कर पाएगा, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उसकी सरजमीन पर बड़े बड़े उनके जनरल्स और उनकी क़यादत को मारा गया, शहीद किया गया, लेकिन ईरान ने उस तरीके से रिटेलिएट नहीं किया जिस तरह खबरों में दिखाया गया, वैसे भी नहीं किया। तो रिटेलिएशन कम अज़ कम इस हद तक यह करने नहीं दिया गया। अब मतलब कौन रोक सकता है? एक मुल्क की सलामती पे बात आ जाए, सुप्रीम इंटरसेप्टर्स बहुत थे ना, अगर जो अटैक भी करते थे तो 6 जगह इंटरसेप्टर्स थे। ये बात आपको पंगा लेने से पहले पता तो होगी ना। यस। तो आपको कोई और तरीका, और एयरफोर्स नहीं है आपकी, फॉल नहीं है, इम्पैक्टफुल नहीं है, सीधी वो भी नहीं थी। वो भी मेरे ख्याल से आपको याद होगा 2003 और 4 में जब इराक में सेम सिचुएशन थी, तो उस वक्त भी मुस्लिम उम्मा शिया सुन्नी में बटी हुई थी। आज जो कह रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन, अमेरिका के खिलाफ मुजाहिमत होनी चाहिए, उस दौर में कह रहे थे, बड़ी तल्ख बात है, जिन लोगों को हिस्ट्री पता है, बड़ी रिसेंट हिस्ट्री है, उस वक्त को कह रहे थे कि अमेरिका सही कर रहा है। वो जो कंटिन्यूटी शुरू हुई थी 9/11 से, और फिर आगे इराक के ऊपर घुसे, फिर बाकी चीजें, यही था ना। अभी भी ईरान के बारे में क्या था कि भाई ये एटमी हथियार बना रहा है, इराक के बारे में भी यही था ना, बाद में बोला कुछ नहीं मिला जी, सही, कुछ कौन से हथियारों का इल्जाम लगाया था, भूल गया मैं। तो अभी भी कह रहे हैं ईरान के बारे में, अच्छा ऐसा कुछ था, अब कह रहे नहीं कुछ नहीं था यार, अपने पूरे मुल्क की क़यादत को फना कर दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं। लेकिन इससे ये साबित होता है कि मुस्लिम उम्मा, OIC, फलाना फलाना, हम कुछ नहीं कर सकते, ढकोच लें। बड़ा अनफॉर्चुनेट है बीइंग अ मुस्लिम। मेरे लिए, मेरी ख्वाहिश थी कि ईरान उस तरीके से रिटेलिएट करे, इस तरीके से जवाब दे जिस तरह का वो मुल्क है, या एटलीस्ट उसका बाकी ममालिक साथ दें। लेकिन मेरे ख्याल से टेक्निकली और प्रैक्टिकली ऐसा ना पॉसिबल था, और ना ही ऐसा हुआ। तो इन द एंड अगर अमन होता है तो इकोनॉमिकल फवायद खत्ते में होंगे, और जाहिर बात है हम भी उससे मुस्तफीद होंगे। लेकिन पोस्ट वॉर जो सिनेरियोज हैं वो क्या निकल कर आएंगे? आया अमेरिकन डोमिनेटेड गवर्नमेंट होगी यहाँ ईरान के अंदर, और नेक्स्ट टारगेट विल बी पाकिस्तान। सर ये मतलब क्यों मेरे पाकिस्तान की तरफ से कोई है मुजाहिमत? कुछ भी नहीं है। ईरान वाली सिचुएशन अमेरिका के साथ, वो लोग कहते हैं ये ईरान, हाँ पाकिस्तान से तो कोई मुजाहिमत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मतलब जमात इस्लामी का एहतजाज करती है, इसराइल के लिए तो है ना, इसराइल के लिए तो है। इसराइल के लिए सर डायरेक्टली हमारी तरफ से मुजाहिमत हुकूमती लेवल पर या अस्करी लेवल पर आपको नजर आती है ना, हमारी फौज की तरफ से ऐसी कोई नजर आती है चीजें इंटरनेशनली, ना हमारी हुकूमत की तरफ से। इतने अंदर की बात मुझे नहीं पता, अगर होता हो कहीं, अगर ऐसे ही होता तो आज शायद पड़ोसी का साथ दे देते हम। नहीं, उसमें मैं बैठ के देख रहा था, CNN में बता रहा था कि वो जो अमेरिका है वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा है, जैसे अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान के थ्रू करवा रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर इंडिया के थ्रू करवाएगा, और ईरान के ऊपर वो इसराइल से करवा रहा है। तो ये सिनेरियो चलते चले आएंगे मेरे ख्याल से। वो शायद वो अपने ये फौजियों को नैरेटिव है हमारे मुल्क में, PTI के लोग इस चीज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वो तो हर उस बंदे के साथ हो जाते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। तो ये PTI के ट्विटर हैंडल से और बाकी चीज़ों से ये चीज़ बेचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई लॉजिक भी इसके साथ जोड़ दी जाए ना तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज इल्हामी बात। खैर ये वाली बात तो खैर आपका ओपिनियन है, PTI है या इसमें पीपल्स पार्टी है या वो है, जो भी है, इसमें मुझे पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुझे ये लगता है कि ये लोग कभी भी जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है और जो प्रोटेस्ट हैं उसमें नॉर्मली इस तरीके से शामिल नहीं होते जिस तरीके से MQM या PTI करती रही है। के लिए कह सकते हैं स्ट्रीट पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी की बहुत मजबूत है। नहीं मौजूद है, लेकिन पिछले 10 साल में ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने स्ट्रीट पे आके प्रोटेस्ट किए हों। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रहा हूँ, हुकूमत खेल रहे थे ना, जी वो तो उनकी तो सिंध में हुकूमत है कितने अरसे से है, और लेकिन बहरहाल ये तो शिफ्ट और फेस एक्सचेंज ये तो चलते रहते हैं हमेशा से, पिछले 40 साल से ऐसे ये तू चल में आया, तू चल में आया, हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उनका थ्रेट है सबसे बड़ा जो है वो JSIN का थ्रेट है कि वो सिम कार्ड खेलेंगे। जी हाँ, आप सिम कार्ड कहते हैं, मैं JSIN कहता हूँ। अच्छा ये बताएं, आप वहाँ से सिंध से मूव करके आप पंजाब आए, यानी इसको स्पेसिफिक कर देता हूँ, कराची से लाहौर आए। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो थी प्लेसेस की,
उसमें आपको क्या वाज़ेह फ़र्क नज़र आया? देखिए, वाज़ेह फ़र्क इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत है, सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत है। मैं तो किसी फैमिली एंगेजमेंट की वजह से मुझे लाहौर आना ही था जी लेकिन जब मैंने लाहौर आके देखा तो यकीन करें मेरी आंखें खुल गई। जी मैं जहाँ रुका हुआ था मैंने बोला यार इस्लामपुरा का एरिया, कराची के हिसाब से देखा जाए तो फेडरल एरिया था जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा रात के 1 बज रहे हैं, ATM तक जाना है, सुबह ही जाऊँगा। नहीं जाओ जी, क्या हो गया? तो मजाक उड़ाने लग गए। मैंने कहा नहीं यार। फिर मैं गया और बाकी में बाहिफाजत वापस भी आ गया। तो मेरे लिए तो हैरान की बात थी। फिर यहाँ मैं रोड्स देखता हूँ, मैं यहाँ सफाई का निज़ाम देखता हूँ, फिर मैं यहाँ रोड्स पे निकल के अगर कोई रिपोर्ट करता हूँ तो मुझ पे पैका लॉ या पीका लॉ अप्लाई करके मुझे बंद करने की कोशिश नहीं की जाती। अगले कुछ अरसे में जाके देखता हूँ तो उस जगह पे बेहतरी आई होती है। जी हाँ, ऐसा ही है। Yes, exactly. नहीं लेते हम कराची वाले लोग ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम कराची वाले प्रॉब्लम है, हम गंद में रह रहे हैं और गंद में रहने को डिफेंड कर रहे हैं किसी ना किसी पोजीशन पे। अगर आप नॉर्थ नाज़िमाबाद वालों को बोलेंगे ना यार यहाँ ये मसाइल रोड टूटे हुए, अगर उसका ताल्लुक जमात इस्लामी से तो बोलेगा जी वो तुम वाली ऐसी की तैसी। तो शुरू यहीं से होगा। फिर किसी MKM डोमिनेटेड एरिया को बोल दोगे, पीपल्स पार्टी वाले एरिया को बोल दोगे, तो हम लोग क्या करते हैं पॉलिटिक्स के नाम पर अपने बच्चों को गटरों में गिरता देखना कबूल कर रहे हैं। आपके तो डाला कल्चर है ना सिंध में? हाँ, डाला कल्चर तो डाले के अंदर कौन बैठे होते हैं? नहीं, डाला कल्चर सिंध में नहीं सर, वहां पर तो सेक्टर इंचार्ज डील कर लेता है। अच्छा, मतलब डाला वो सब इन्हीं के पैदा कर रहे हैं। डाला कल्चर तो वहां आता है ना कि जब इनसे ऊपर की कोई बात हो, जब आप उनको छेड़े। कराची वाले उनको छेड़ते ही नहीं है। नहीं, डाला कल्चर से मुराद वो वाली नहीं है जो आप ले रहे हैं। डाले से मुराद रोडों पे डाले घूम रहे होते हैं, दो पीछे उन्होंने गार्ड बिठाए हुए होते हैं और वो गाड़ियों को साइडें मार रहे होते हैं, डिपर दे रहे होते हैं, हॉर्न बजा रहे होते हैं और अगर उनको कोई ओवरटेक कर ले तो वो रोक के उसकी गाड़ी वाले की पिटाई कर जाते हैं। उसके साथ मैंने और जो वीडियो बना रहा हो उसका मोबाइल भी छीन लेते हैं और उसको भी मारते हैं। इस कल्चर की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। और ये चीज मैंने उन चीजों में से एक चीज थी जो मुझे लाहौर में नहीं मिली। लाहौर में है ही नहीं ऐसा। बिल्कुल, यहाँ डाले और उनके ऊपर ज्यादा सख्ती है डालों के ऊपर यहाँ। और आप गन वाला कोई नहीं बिठा सकते, हॉर्न भी नहीं बजाते, डिपर मारते हैं यहाँ। वो जाहिर है वो तो पाकिस्तान का है हिसाब किताब, बट यहाँ और आपका जो रोड है आपका बहुत ही डिसिप्लिन ट्रैफिक है यहाँ। और रोड ही इस तरीके से बनाए हुए कि वो ट्रैफिक डिसिप्लिन ही रहे सर। लेकिन सर और 4-4 घंटे ब्लॉक नहीं होता। कभी भी बारिश हो जाए, जैसे कराची के अंदर आपके यहाँ पानी खड़ा हो जाता है और आपकी लैंड क्रूजर्स तक डूब जाती हैं और मोटरसाइकिलें आपकी खराब हो जाती हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता नॉर्मली। अच्छा, इसमें दो चीज़ें ना, दो बातें। बारिश से पानी, बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी आता है, वो भी नहीं होता। और बिल्कुल मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। मैं शदीद बारिश रुकने के बाद मैं मोटर बाइक पर, आप यकीन करें, बहरिया से मैं कोई आगे इकबाल टाउन की तरफ 25-30 किलोमीटर बनता है। आप यकीन करें शायद कराची वाले इस बात को हजम ही ना कर पाए, मेरी मदर सिटी है, लेकिन मेरे पांचे तक गीले नहीं हुए। कीचड़ विचड़ लगना दूर की बात है। बारिश रुक चुकी थी, रोडों से पानी उतर गया था। और बाकी दूसरी बात आपने क्या कही थी भूल गया मैं, बारिश के अलावा। पर ओवरऑल जो सिचुएशन है ना, वो लाहौर की बहुत तरीकों से, यहाँ का बच्चा ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफर करता है, हमारा बच्चा चिंची रोक रहा होता है। बारिश से आपकी मैंने एक रील देखी थी, उसमें आपने कहा था कि जो नाले बनाए तो शायद चूहे गुजार रहे हैं उसमें से। इतने छोटे छोटे नाले बन रहे हैं एमेजिना रोड पे, एमेजिना रोड तो छोटा मैंने देखा था। बरसात ही नाला है जी। अब मुझे भी सेंस नहीं थी। मैं 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का था बस टोटल। और वहाँ पे लोगों ने नीचे डिफेंड क्या किया हुआ है। एक तो हमारे यहाँ लोग पहले माँ बहन की गालियां देते हैं, इतनी अजीब चक्कर है। उसके बाद कह रहे हैं ये वो तो अपने माँ बाप को दे रहे होते हैं ना। मतलब आर्ग्यूमेंट करो यार, आर्ग्यूमेंट नहीं करते। गाली का तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप जो अब्यूज करते हैं किसी को, वो आपके पेरेंट्स और आपके रिलेटिव्स को ज्यादा लग रही होती है। बस ये फैमिली बैकग्राउंड उसका चीख चीख के बोलना होता है ना कि क्या है बिल्कुल उसमें। अनफॉर्चुनेट। तो अच्छा, उसमें एक आपसे क्विक फायर जो है वो क्वेश्चन है, आप उनके बारे में बताएंगे, हम पर्सनालिटीज के नाम लेंगे, आप उसके 1 वर्ड आपने डिस्क्राइब करना है। अच्छा। शेख रशीद अवामी सियासत, मलिक रियाज कराची का मसीहा, साहिल लोधी साहिल लोधी एक्सपीरियंस आदमी है लेकिन बेचारा बीमार है मेंटली। बस जैसा वो कर सकता था उसने अपनी इस बीमारी की वजह से, वो क्या गया, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलें ठीक है, समझ गए। ब्रॉडकास्टर अच्छा है, समझ गए। ताबिश हाशमी अच्छा कॉमेडियन था जब तक वो असफर के साथ TVH कर रहा था। ओह यस। और जियो के लालच में आके उसने, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान का कपिल शर्मा बन सकता था, लेकिन उसने प्लेटफॉर्म चेंज करने के लालच में अपना करियर मेरी नजर में खराब कर लिया। मेरे ख्याल से तो कपिल शर्मा को ताबिश हाशमी बनने की जरूरत है, इतने पॉपुलर है वो। असद उमर पढ़े लिखे आदमी है, ऐसे सियासतदानों को सियासत में होना चाहिए।
सरमद खोसर, सरमद खुसर, अल्लाह ताला उनकी कोई फिल्म रिलीज करे तो हम भी देख पाए। सबा कमर, सबा कमर से मैं पर्सनली एक बार मिला हूँ उनके, मतलब ऐसा नहीं कि वो मैं पर्सनली कोई मीटिंग थी, लेकिन मैंने उनको एक दो जगहों पे देखा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन। हुमायूं सईद, अब तो बाप के रोल में आ जाओ। हामिद मीर, आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है उसकी भी खबर रखो। मतीरा, मतीरा कुछ ही मंसूर अली खान, बेहतरीन जर्नलिस्ट जिसने खुद को सोशल मीडिया पे साबित किया। आसिफ अली जरदारी, आवाम के लिए भी सियासत करें, बिलावल भुट्टो, हमारे बस का नहीं है। मरियम नवाज, बेहतरीन एग्जाम्पल है गवर्नेंस की। जियो न्यूज़, किस्सा है पारीना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप टाइम निकाल कर आए और हमारे साथ बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम किया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।